नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे। आप इस बुलेटिन को फेसबुक के अलावा यूट्यूब के दिव्य हिमाचल टीवी के पेज पर भी देख सकते हैं। जहां तक आज की खबरों की बात है तो आज बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, वो है ट्रांसफर और युक्तिकरण को लेकर आज क्या आदेश हुए हैं। और ये आदेश किए हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने, जो लगभग पूरा दिन आज एजुकेशन की एक बैठक थी जिसमें एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन दोनों बुलाए हुए थे। और इस बैठक में क्या क्या हुआ है, क्या क्या आदेश दिए गए हैं, वो एक अपने आप को जानना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के बजट सत्र के एकदम बाद हम ट्रांसफर बैन हटने की तरफ को बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो फैसला हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसी के साथ जो नई भर्तियां हैं एजुकेशन में कमीशन वाली, उनको लेकर आज क्या निर्णय हुआ वो बताएंगे आपको। युक्तिकरण किस तरह से होगा वो बात करेंगे। साथ में बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक बड़े फैसले की, जो ड्रग्स के नेटवर्क की कमर तोड़ने को लेकर राज्य सरकार ने लिया है और जिसके बारे में आगामी बजट सत्र में भी कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज शिमला में एक कब्रिस्तान में मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के एक 24 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली है। और इसकी जो डेथ है वो चिट्टे से ही अभी तक संकेत सारे वो हैं। हालांकि इंतज़ार करना है अभी, सिर्फ तो इंतज़ार है अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका। अदरवाइज जो सामने अभी तक चीज़ें आ रही हैं वो विस्तार से आगे आपको बताएंगे। राजभवन डिप्टी सीएम क्यों गए, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जो एसएमसी का धरना चल रहा है उनसे बात करने गए हैं, वो ये दोनों अपडेट आपको बताएंगे। साथ में बात करेंगे नए शिक्षा निदेशालयों के गठन का मामला कैसे फंसता हुआ दिख रहा है। एक बात टाइम स्केल के एसीआर टाइम स्केल देने को लेकर है, जिसको लेकर एसीआरस मांगी गई हैं। तो क्या बाकी विभागों में भी ऐसा होगा, ये एक कंसेप्ट है अभी समझने का। एक साथ में बात करेंगे एलडीआर कोटा का विरोध एसएमसी का क्यों हो रहा है, और एचआरटीसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने सड़क पर उतरने की धमकी क्यों दी है। ये आज के बुलेटिन के मुख्य बिंदु हैं। ड्राइंग मास्टर की भर्ती को लेकर एक हलचल जरूर आरसीए में हुई है, लेकिन आरसीए ने जेओए आईटी 939 की भर्तियों को लेकर, नियुक्तियों को लेकर चिट्ठी राज्य सरकार को वापस लौटा दी है। तो ये एक नया एक कंफ्यूजन इसमें क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इसमें 89 बच्चों को जिन्होंने कमीशन पास किया है उनकी रोजगार का सवाल है। पंचायतें अब टैक्स लगा सकेंगी क्योंकि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन राज्य सरकार ने अप्रूव कर दी हैं। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि उसमें क्या नई चीज़ है। तहसीलदार बदले गए हैं, अलाइड एग्जाम का शेड्यूल आया है, चेयरमैन पैनल में विधानसभा ने 4 नए एमएलए ऐड किए हैं, और नई व्हीकल सीरीज के अलावा जो ईडी का एक एक्शन हुआ है शिमला में वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ईडी ने एक ये हमारे यहाँ पहले एजुकेशन में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, उस घोटाले में अब प्रॉपर्टी अटैच की है। रेगुलराइजेशन को लेकर सुस्ती चल रही है बहुत से विभागों में। आज जब जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हेल्थ में पहले हो गया था, अब आज जो नोटिस है वो आयुर्वेद में भी हो गया है। लेकिन जो बाकी बड़े विभाग हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, ऐसे विभागों में अभी भी रेगुलराइजेशन के नाम पर आगे कुछ नहीं हो रहा और ना ही उसको इस क्रम को शुरू किया जा रहा है। इसीलिए अब लोगों को इंतज़ार है कि एटलीस्ट रेगुलराइजेशन पर सीरियसनेस हो। तो राज्य सरकार की ओर से पर्सनल का, क्योंकि बहुत से विभाग ये कह रहे थे कि पर्सनल विभाग पहले ऑर्डर करेगा उसके बाद वो ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पर्सनल ने ये कहा है कि उनकी तरफ से ऑर्डर एक बार हो गया है, अब जो संबंधित विभाग है उन्हीं ने सिर्फ रेगुलेशन का डाटा जो है वो क्लियर करना है। आज देखिए आयुर्वेद विभाग ने जो पपरोला कॉलेज है पीजी इनका, वहाँ के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स के लिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के लिए, आरएच शिमला के, और जो भी जोगिंदर नगर और आयुर्वेदिक फार्मेसी माजरा में स्टाफ है उनके लिए एक चिट्ठी जारी कर दी है कि जो भी इसमें स्टाफ जो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे तैनात है, 31 मार्च 2025 को जो 2 साल पूरे करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एनेक्सर ए शुरू किया है, उसके तहत जो इनकी जानकारी इकट्ठी की जाए। तो ये
इसी तरह की प्रक्रिया बाकी विभागों को भी करनी है। जो बड़े विभाग हैं उनको टाइमली ये काम शुरू करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान इस बारे में ना हो। अगली बात है ईडी के एक बड़े एक्शन की। देखिए, ईडी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप स्कैम में सीबीआई के बाद सुमोटो इसमें इंक्वायरी कर रहा है, और इसी केस में ईडी का अपना अधिकारी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, तो फिर बाद में बदले में इन्होंने और छापे मारे। इसके बाद अब हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन काला अंब, इनकी जो ताज़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो 18.27 करोड़ की, उसको अटैच किया गया है। इससे पहले जो अटैचमेंट हुई थी उसको अगर मिला दें तो इनकी अभी तक 29 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। और इन पर जो आरोप लगे हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में फर्जीवाड़ा करने के, उसमें ये लगे हैं कि इन्होंने ऐसे कोर्सेज में भी बच्चे एनरोल किए जो थे ही नहीं। दूसरा, जो छोड़ के चले गए उनको भी अपने यहाँ शो दिखाया। जो स्टूडेंट्स के जो कोर्स हैं वो चेंज कर करके सब्सिडी जो ये स्कॉलरशिप है वो खाई, और कास्ट कैटेगरी में बदलाव किया, और इसी तरह के आरोप इसमें थे। तो अब ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम इसमें चल रहा है। अब आज जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके बाद टोटल अटैचमेंट 29 करोड़ की इसमें हो चुकी है। आगे बात करें नई व्हीकल सीरीज की, हमने आपको बताया था कि इससे पहले नालागढ़ के एसडीएम को HP 12S नाम से सीरीज दी गई है, और अब इसके बाद जो एसडीएम नाहन हैं उनको भी HP 18D वाली सीरीज मिली है। इन दोनों ही सीरीज में 0001 से लेकर 9999 तक नंबर अवेलेबल हैं, और इन नंबर को जो भी फैंसी नंबर चाहते हैं वो ऑनलाइन बोली के माध्यम से नंबर ले सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक बात विधानसभा के नए पैनल की है, चेयरमैन का पैनल होता है जिसमें अगर विधानसभा के अंदर कार्यवाही चलाने के लिए विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं हो, या हो भी तो उनको लंबा स्पेल हो गया, अगर रेस्ट देनी हो तो फिर चेयरमैन ऑफ पैनल ऑफ चेयरमैन बनाया जाता है, ताकि वो स्पीकर की चेयर पर बैठकर हाउस को कंडक्ट कर सकें। इसमें देखिए, अनिल शर्मा मंडी से भाजपा विधायक हैं, रोडू से कांग्रेस के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक संजय रतन और पालमपुर से आशीष बुटेल, इनको इस बार पैनल में लिया गया है। इनमें से जो मोहनलाल ब्राक्टा और आशीष बुटेल हैं वो पहली बार आए हैं, क्योंकि ये पहले सीपीएस थे, 2 साल सीपीएस रहे। सीपीएस के पद से जब इनको हटाना पड़ा तो अब इस पैनल में डाला गया है। जहां तक अलाइड एग्जाम शेड्यूल की बात है तो ये शेड्यूल आज लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। इस शेड्यूल में जो एग्ज़ाम है उसमें 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च को ये 3 एग्ज़ाम है, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी के, और सुबह 11 से 2 बजे के बीच में होगा। आज आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी देख भी सकते हैं, कल विस्तार से दिव्य हिमाचल में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये सूचना के लिए हमने साझा किया है। तहसीलदार राज्य सरकार ने बदले हैं, आज 2 ऑर्डर हैं। प्रियांजलि शर्मा, इनको बल से कोटला भेजा है, और जितेंद्र सिंह को मंडी सदर से इनको जुब्बल भेजा है, और ये ऑर्डर जो हैं किए गए हैं। इनके साथ जो ज्ञानचंद नायब तहसीलदार है सब तहसील सदवां डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उनको तहसीलदार बनाकर मूरंग डिस्ट्रिक्ट किन्नौर भेजा गया है। ये तीसरा ऑर्डर साथ में है। तो ये तबादले जो तहसीलदारों के थे। पंचायतें अब अपने यहाँ टैक्स लगा सकेंगी, और भी बड़े बदलाव हैं। बदलाव इसलिए हैं क्योंकि राज्य सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन है 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन की, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये रिकमेंडेशन जो दी गई थी, इसके बाद अब फाइनेंस के सेक्रेटरी, जो सब प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी हैं वैसे, उन्होंने इसको लेकर ऑर्डर पास किया है, और इस ऑर्डर के मुताबिक ये कहा गया है कि राज्य सरकार ने इसमें कौन कौन सी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है। कल आप विस्तार से इस खबर को देख सकते हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको रीअप्रोप्रिएट जो बजट एलोकेशन है उसको करने के लिए कहा गया है। जहां जहां यूएलबी में स्टाफ है, स्टाफ की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी तरह से जो ऑटोमेशन ऑफ अकाउंट्स है, जो प्रक्रिया को पूरा ऑनलाइन करना है, उस रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। सभी शहरी निकायों में ये होगा। साथ में यूएलबी को जो बेसिक ग्रांट 80% मिलेगी और परफॉर्मेंस ग्रांट
1% मिलेगी, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। जहां तक टोटल डेवोल्यूशन है वो भी वर्ष 2026-27 तक स्वीकार कर लिया है। एक रिकमेंडेशन ये भी स्वीकार हुई है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कलेक्ट द फॉलोइंग टैक्सेस एंड फीस एंड लेवीज, जो भी लोकल बॉडीज है वहां पर भी, और ये पीरियोडिक रिवीजन के आधार पर इनको लगा के जो जिसकी वसूली है वो ये कर सकेंगे। ये जो एक्सेप्टेंस इसमें की गई है, यही अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो टैरिफ ड्रिंकिंग वाटर पे लगा भी सकेंगी और उसमें जो एनुअल वृद्धि होती है उसको भी कर सकेंगी। तो ये दूसरा एक साथ में रिकमेंडेशन है। हालांकि पंचायतों की मैं बात कर रहा था तो दो पंचायतों के मुख्यालय बदले गए हैं। एक पंचायत है कांगड़ा के विकासखंड परागपुर की नलसूहा, इसका जो मुख्यालय है अब बदल कर ग्राम सभा नलसूहा का मुख्यालय बदलकर चमनाल किया जा रहा है। 15 दिन के लिए किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो नोटिस देने का टाइम दिया गया है, उसके बाद इसमें फाइनल डिसीजन होगा। सोलन की सपरून पंचायत का जो मुख्यालय है वो देहू में शिफ्ट कर दिया गया है। इसमें पहले ही टाइम दे दिया गया था जो ऑब्जेक्शंस के लिए, तो इसका फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है। तो ये दो चीजें चेंज हुई हैं। अब बात करते हैं कि जो आरसीए ने एक चिट्ठी लौटा दी है और ड्राइंग मास्टर भर्ती को लेकर जो हलचल है। देखिए, आरसीए की जो चिट्ठी लौटाई गई है वो है JOAIT 939 को लेकर। 939 में झगड़ा ये था कि टोटल 148 के आसपास इनके कैंडिडेट थे जो पास होकर आए थे। इनमें से 59 को अलग जगह पे नौकरियां मिल गई क्योंकि उन्होंने अदर पोस्ट कोड में भी एग्जाम दिया हुआ था, वहां पास हो गए होंगे, उसके बाद वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन 89 जो ये बच्चे हैं ये बच गए। इनको रिकमेंड किया राज्य सरकार ने कि इनको, क्योंकि ये बिजली बोर्ड के लिए भर्ती हुई थी और बिजली बोर्ड को JOAIT देने से राज्य सरकार ने मना कर दिया जब तक वहां रैशनलाइजेशन चल रही है। तो 89 जो ये पद हैं ये एजुकेशन बोर्ड को 34, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 19, HPMC को 4, मार्केटिंग बोर्ड को 8, HPTCL को 10, HPPCL को 14, इस तरह से ये 89 बांटे गए और सेक्रेटरी पावर की ओर से कार्मिक विभाग को लिखा गया। उन्होंने आगे भेज दिया आरसीए को कि आप इसको रिकमेंड करके भेजें या जो भी प्रक्रिया रहती है उनसे जो पूछा जाता है। अब हुआ क्या ये कि कार्मिक विभाग ये इंतजार कर रहा था कि आरसीए अपनी फुल कमीशन की बैठक करके, वहां पर जो फुल कमीशन की बैठक है उसको करने के बाद ये रिकमेंडेशन ऊपर भेज देगा, उसके बाद इन विभागों में इनको दे दिया जाएगा, क्योंकि इनकी ओरिजिनल भर्ती बिजली बोर्ड के लिए हुई थी और इनको अब कहीं और लगाया जा रहा है और वो नियम अनुसार अभी इससे पहले हुआ भी नहीं और होता भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ के क्लेम इसमें लीगली बनते हैं, इसीलिए ये इस तरह से होता नहीं है। लेकिन इस बार प्रोसेस ऐसा हो गया और अब जब इनको नियुक्तियां देने के लिए आरसीए को भेजा गया तो उन्होंने अपनी जो फुल कमीशन है उसकी बैठक करने के बजाय ये वापस भेज दिया सेक्रेटरी पर्सनल को, ये कहते हुए कि इसी तरह से सेक्रेटरी पावर ने इनको कहीं और लगाने के लिए कहा है, तो आप फर्दर हमें बताएं कि इसमें क्या करना है। तो अब ये मामला क्योस में फंस गया है, क्योंकि जो आरसीए से चिट्ठी आई है उस चिट्ठी में सिर्फ फॉरवर्डिंग एक लेटर लगा है और उस आधार पर लॉ में भी कार्मिक विभाग नहीं जा सकता रिव्यू लेने के लिए। तो अब सरकार को यह देखना है कि दोबारा आरसीए को भेजना है या फिर कोई और तरीका अपनाना है। लेकिन आरसीए से चिट्ठी वापस आने के बाद यह मामला थोड़ा उलझ गया है और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति का उनको डर 31 मार्च का है, क्योंकि अगर उसके बाद नियुक्ति हुई तो इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लगाना होगा। ये रिस्क इनके लिए अभी है। दूसरी बात, अब करेंगे ड्राइंग मास्टर भर्ती को लेकर हलचल, और इस हलचल इसलिए कि कैबिनेट में यह डिसीजन हुआ है कि जो 7 पोस्ट कोड है उनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। आज हमने पता किया तो कैबिनेट के मिनट्स अभी तक भी वापस नहीं आए हैं और विभागों को डिसीजन कन्वे नहीं हुए हैं। कार्मिक विभाग भी इन 7 पोस्ट कोड का इंतजार कर रहा है और उसके बाद ये आरसीए को भेजेगा। लेकिन आरसीए ने इन एडवांस इन एंटीसिपेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर की, वो 16 दिसंबर 2022 और 22 दिसंबर 2022 के जो बीच हुई थी। उसके बाद कुछ 10 कैंडिडेट हैं ये, इनके कुछ सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो इस कंप्लीशन के लिए इन्होंने नोटिस निकाल दिया है कि ये सर्टिफिकेट हैं और इनको पहले जो कैंडिडेट है वो कंप्लीट करे ताकि हम इस पूरे मामले में आगे बढ़ सकें और कुछ काम कर सकें। ये कैंडिडेट कौन है, आप जो कैंडिडेट हैं वो आरसीए की वेबसाइट पर जाकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे अगले मसले की और वो है एसएमसी और एचआरटीसी का धरना। देखिए, एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर आज उन्होंने नारेबाजी की,
शिमला में ही, और धमकी दी है कि अगर उनको अपना पुराना पैसा नहीं मिला तो 6 मार्च से आंदोलन शुरू होगा और ये चक्का जाम करेंगे, क्योंकि बार बार आश्वासनों से ये तंग हो गए हैं और इसीलिए इन्होंने आज नारे भी लगाए। इसमें एचआरटीसी की ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर थे, जिनकी अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें आज की गई और 6 मार्च को चक्का जाम करने को कहा गया और उन्हें निगम प्रबंधन ने 15 मार्च तक नाइट ओवर टाइम जारी किए जाने की बात कही थी। 130 करोड़ ये बनता है जो आज तक नहीं मिला और इसीलिए ये नाराज हैं और धरना दे रहे हैं। हालांकि इस धरने के बाद क्या होगा, अगला प्रोसेस क्या है, इनकी तरफ से कोई अगर आगे स्टेप आएगा तो उसकी बात हम आगे आपसे करेंगे। अब इसी के साथ बात है एक एसएमसी की। एसएमसी के शिक्षकों ने चौड़ा मैदान में धरना दिया है और इनका जो कहना है, इनके जो अध्यापक संघ के एसएमसी अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा, 2408 टीचर हैं, ये कह रहे हैं कि 7 मार्च 2024 को कैबिनेट से ये फैसला हुआ कि इनको नियमित कर दिया जाएगा, एक कोटा बनाकर एलडीआर की ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब देखिए, भर्ती नियम जब बदलते हैं तो उसमें वक्त लगता है। 7 पोस्ट कोड के नियम बदल चुके हैं, सिर्फ अब एक बचा है स्कूल लेक्चरर न्यू और बाकी इनको कोटा मिल जाएगा। लेकिन जैसा एसएमसी टीचर्स को लग रहा है कि सारे ही एक साथ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनको भी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा, या तो एग्जाम होगा या मेरिट बनेंगी या जो भी प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो 5% पद भी उनको तब मिलेंगे जब कमीशन की भर्ती होगी, क्योंकि उसी से वो 5% पद मिलने हैं, ऐसे कोई काम नहीं होगा। तो लेकिन अभी शिक्षा मंत्री शिमला में थे और इन्होंने जो धरना दिया है, हमने आपको वो दिव्य हिमाचल टीवी पे दिखाया भी। उसके बाद ये जब मुलाकात इनकी हो जाएगी तो इस मुलाकात के बाद अब ये जो क्या शिक्षा मंत्री इनको आश्वासन देते हैं, पहली बात वो है। और दूसरी बात ये है कि क्या ये एलडीआर कोटा जो अभी चल रहा है, लिमिटेड डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट का, वो इनको वो फॉर्मेट पसंद भी है कि नहीं, वो उस हिसाब से फिर बात होगी। लेकिन अभी ये दोनों के मामलों में कंफ्यूजन है। इससे पहले कि ये एलडीआर कोटा कंप्लीट हो पाता, इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है और ये विरोध आया है कलाध्यापक संघ की ओर से। और इनका ये कहना है, कलाध्यापक संघ ने ये कहा है कि जो 5% कोटा बैच वाइज से दिया गया है, वो बेरोजगार कलाध्यापक इसका विरोध कर रहे हैं। उनको एसएमसी को रेगुलर करने में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार करे, ओवर एंड अबव करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले ही 20,000 बेरोजगार 20 साल से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी भर्तियां आई हैं और स्कूलों में वैसे ही एक रोक जैसी लगी हुई है छात्र संख्या के हिसाब से इन पदों को भरने के लिए। तो अब जो ये 5% कोटा बैच वाइज का है, तो बैच वाइज लोगों का हक ना मारा जाए, इसीलिए वो इस कोटा का विरोध करते हैं। सरकार इसमें जल्दी डिसीजन ले, नहीं तो हम अगला स्टेप इसमें उठाएंगे। ये बात एलडीआर कोटा के विरोध में जो कलाध्यापक संघ ने कही है। अब इसके बाद बात है टाइम स्केल की, जिसको लेकर एसीआर मांगी जा रही है और ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि 4/9/14 देने का माहौल तो आजकल है नहीं। चाहे वेतन अलग बात है, लेकिन भत्ते या एरियर को लेकर बात कर नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है। और वैसे भी बजट अभी आना है, 17 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर सरकार ने क्या सोच रखा है, उसकी भी एक आउटलाइन मिलेगी। लेकिन जो इसी बीच जो हायर एजुकेशन ने बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, इन जिलों के डिप्टी डायरेक्टर्स को कुछ लेक्चरर्स की एसीआर मांगी है और ये कहा है कि ये लेक्चरर्स की एसीआर 5 दिन के अंदर भेजी जाए, ताकि इनकी पे फिक्सेशन 4/9/14 के ईयर ऑफ कंप्लीशन को देखते हुए की जा सके। मतलब इनको एसीपीएस एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दी जा सके और उस स्कीम के तहत इनको जो लाभ मिलना है उसको पे फिक्सेशन का हिस्सा बनाया जा सके। इसके बारे में डिटेल मांगी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको एसीपी मिलने की उम्मीद है। हालांकि नया पे कमीशन लागू होने के बाद राज्य सरकार उसके बाद एसीपीएस को लेकर कुछ साइलेंट अभी है, और साइलेंट का एक कारण ये भी है कि अभी पे कमीशन के एरियर ही पेंडिंग है, एसीपीएस तो अलग बात है। लेकिन क्योंकि बड़े दिनों के बाद इस तरह की डिटेल हमारे सामने आई थी, इसलिए जानकारी आपको दी। ये आप जो इनका ऑर्डर है ये हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं और 20 फरवरी की डेट में आपको ये ऑर्डर मिलेगा। अब अगली बात करते हैं जो शिक्षा निदेशालय का मामला फंसा। ये हम बात करेंगे ट्रांसफर और युक्तिकरण के साथ, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं राजभवन पहुंचे डिप्टी सीएम। देखिए, मुख्यमंत्री अभी परिवार के साथ मालदीव गए हैं, 24 तारीख को उनके आने का इंतजार है। शिमला में बाकी हलचल उसके बाद ही शुरू होगी और विधानसभा का
सत्र जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है उससे पहले कैबिनेट की बैठक भी होनी है। लेकिन आज जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री, वो अचानक गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। आज ही ये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से पहले उदयपुर गए थे, जल शक्ति विभाग का एक कॉन्फ्रेंस थी, हमने उसकी जानकारी आपको दी थी। उस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद दिल्ली में राजीव शुक्ला और रजनी पाटिल से मिले और वहां से आज लौटने के बाद गवर्नर हाउस में इन्होंने गवर्नर से मुलाकात की है। जो इनकी वेबसाइट पे जानकारी है, अभी इनके सोशल मीडिया पेज पे, हमने तो अभी सिर्फ फोटो ही देखा है, बुलेटिन से ठीक पहले ये अपडेट आई थी इसलिए आपको सूचना दे दी, और उसमें यह कहा गया है कि ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट को लेकर गवर्नर से मिले हैं। हालांकि जल शक्ति विभाग और भाषा एवं संस्कृति विभाग जैसा जो विभाग इनके पास हैं, सहकारिता भी है, इन विभागों का ट्रांसपोर्ट भी है, इन विभागों से रिलेटेड कोई बिल गवर्नर हाउस में पेंडिंग नहीं है। फिर भी ये मुलाकात हुई है, मुलाकात की जानकारी आपको दी। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री सुक्खू के एक बड़े फैसले की और चिट्टे से हुई एक अनफॉर्चुनेट डेथ की। अनफॉर्चुनेट इसलिए कि 24 साल का लड़का साहिल नाम है, शिमला मंडी जिला के बलद्वाड़ा का रहने वाला है और आज शिमला के संजौली क्षेत्र में एक कब्रिस्तान में इसकी डेड बॉडी मिली। और जिस स्थिति में डेड बॉडी मिली है, वहां आसपास नशे का कुछ सामान भी मिला और जिस तरह से इसका शरीर अकड़ा हुआ था वहां पर, तो सिचुएशन वैसी ही लग रही है जैसे कि चिट्टे के ओवरडोज के बाद की डेथ होती है। लेकिन अभी क्योंकि आईजीएमसी बॉडी भेजी है, परिजनों को सूचना दी है और उसके बाद जब ये आएंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद पता चलेगा कि असली वजह क्या है। लेकिन जिस तरह से नेटवर्क चल रहा है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस के लोग, वकील मिल रहे हैं चिट्टे के नेटवर्क में, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ को जा रही है और क्या हमारे सामने आने वाले दिनों की चुनौतियां हैं। और इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक जो भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ड्रग्स नेटवर्क में, या चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो नेटवर्क चला रहा हो, इस नेटवर्क में पकड़ा जाएगा, उसकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। और इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं। और इसके बारे में एक बिल आगामी बजट सत्र में आ रहा है जिसमें और सख्त फैसले होंगे, ना सिर्फ जो प्रॉपर्टी जब्त करने के, बल्कि अगर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उसमें शामिल होता है तो उनको नौकरी से बर्खास्त करने को लेकर भी राज्य सरकार सोच सकती है। इसको लेकर बजट सत्र में एक सख्त कानून आएगा। ये कानून किस नेचर का होगा, क्या चीजें इसमें होंगी, कैबिनेट में इसका ड्राफ्ट आएगा, कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी और जब ये अप्रूव कर देगी कैबिनेट, तो उसके बाद फिर इसको रखा जाएगा वहां पर विधानसभा में और फिर हो सकता है अप्रूवल के लिए भारत सरकार को भी भेजना पड़े अगर इसमें एनडीपीएस के प्रावधान होंगे, क्योंकि वो भारत सरकार से कनेक्टेड है। लेकिन मुख्यमंत्री ने, क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ दिनों में तहसील वेलफेयर अधिकारी मिला है, उसके बाद वकील मिला है, उसके बाद एक पुलिस का कर्मचारी मिला है, कांस्टेबल, और इस तरह के कई डॉक्टर मिल चुका है। तो इस तरह के कई लोग मिले हैं जो चिट्टे के नेटवर्क में शामिल थे और इसी कारण मुख्यमंत्री को इस बारे में ये कड़ा कानून लाने को लेकर सोचना पड़ा और राज्य सरकार इसमें आने वाले दिनों में काम करने जा रही है। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री ने जो आज बड़ी बैठक की है और उस बैठक में जो डिसीजन हुए हैं, उन फैसलों का क्या असर आगे होने वाला है। हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि विधानसभा का सत्र आ रहा है, विधानसभा के सत्र के बीच में या उसके बाद राज्य सरकार जो है वो जो एक फैसला ले सकती है, क्योंकि ट्रांसफर बैन बहुत लंबे वक्त से चल रहा है इस प्रदेश में और इस बैन को खोलने को लेकर राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है, ऐसा सोचा जा रहा था। आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विदेश से लौटने के बाद एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों विभागों की समीक्षा बैठक राज्य सचिवालय में की। 4 घंटे से ज्यादा तक डेलिब्रेशन इस बैठक में हुई। इसमें दोनों निदेशक थे, बाकी जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सब थे। लेकिन शिक्षा मंत्री ने ये इच्छा व्यक्त की है अपनी इस बैठक में कि टीचर्स की ट्रांसफर को लेकर विंडो इस साल भी नहीं खोली जाएगी। ये पॉसिबल है कि राज्य सरकार एजुकेशन में ट्रांसफर को ओपन ना करे। जो बैन चल रहा है उस बैन को कंटिन्यू रखे। जहां इमरजेंसी में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कोई तबादला करना पड़ता है उसको करें, लेकिन जो म्यूचुअल ट्रांसफर की एडजस्टमेंट का एक सिलसिला होता है, जब भी ट्रांसफर का बैन खुलता है तो उस प्रक्रिया को रोकने का मकसद है और उस प्रक्रिया को रोकने को लेकर शिक्षा मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि इस बारे में एक प्रपोजल कैबिनेट की बैठक में जाएगा
जाएगा। मुख्यमंत्री के वापस आने के बाद कैबिनेट की बैठक होगी, इस मंथ के आखिरी सप्ताह भी हो सकती है और अगले महीने मार्च के पहले सप्ताह में भी हो सकती है। उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से यह प्रपोजल रखा जाएगा कि इस एजुकेशन में नया सेशन शुरू होने के बावजूद ट्रांसफर ना की जाए, ना ओपन की जाए। रैशनलाइजेशन के जो तबादले हैं उनको सरकार करेगी और उसको लेकर जो निर्णय हुआ है कैबिनेट में भेजने के लिए, जो कॉलेज 100 से कम बच्चों वाले हैं, एनरोलमेंट वाले हैं, ऐसे पांच कॉलेज ऑलरेडी नॉन फंक्शनल हो चुके हैं जिनमें एक एनरोलमेंट नहीं है। लेकिन 16 डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 100 से कम एडमिशन है, उनको बंद किया जा सकता है। जहां तक बात स्कूलों की है तो अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल +1 और +2 के जहां 25 से कम एनरोलमेंट है उनको भी बंद किया जा सकता है। और जहां सब्जेक्ट में जो एडमिशन नहीं है, मान लीजिए +1 और +2 में या कॉलेज में भी, उस सब्जेक्ट को विड्रॉ किया जा सकता है जहां कम एनरोलमेंट है। तो ये एक लिस्ट इसमें तैयार की जा रही है, उस लिस्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। लेक्चरर्स की भी लिस्ट अलग बन रही है, टीजीटी की अलग बन रही है, जेबीटी की अलग बन रही है। सिंगल विदाउट टीचर, सिंगल टीचर तो चलो अभी व्यवस्था में है, लेकिन विदाउट टीचर कोई भी स्कूल अगले सत्र में नहीं होगा। इस कारण जेबीटीज की जो रैशनलाइजेशन है वो की जाएगी और उसकी लिस्ट अलग से तैयार करने को कहा गया है। और ये सारे मामले एक साथ कैबिनेट में भेजे जा रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है 2800 पदों की भर्ती को लेकर, जो ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूव है, लेकिन इसमें जेबीटी, टीजीटी और सी&बी, इन 3 कैटेगरी में चिट्ठी इसी हफ्ते राज्य चयन आयोग को भेजने को शिक्षा मंत्री ने कहा है अपने विभाग के अधिकारियों को। हालांकि हम इसमें ज्यादा पॉजिटिव अब इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य चयन आयोग को कमीशन की भर्ती अगर मिल भी गई तो भी उनके पास अभी एजेंसी नहीं है, सीडैक के साथ एमओयू नहीं हुआ है और उनकी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है वो भी उनके पास अभी नहीं बना है, उसमें अभी टाइम लगना है। तो उसमें भर्ती कैसे होगी, क्या किसी दूसरी एजेंसी को भी सोचा जा सकता है, ये सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन क्योंकि ये कैबिनेट से पहले अप्रूव्ड हैं और अब इनको भेजना है सिर्फ वहां पर, तो शिक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि इनको हम वहां भेजेंगे। जहां तक प्रिंसिपल रेगुलराइजेशन की बात है, जो रिटायर भी हो चुके हैं, जिनको प्लेसमेंट के जरिए लगाया गया था, उनको लेकर शिक्षा सचिव ने 24 तारीख की डेट ऑलरेडी दे रखी है डीपीसी की, तो वो मैटर इसमें नहीं था। रेगुलराइजेशन का मामला डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन एक मामला जो डिस्कस हुआ वो था एजुकेशन में 2 डायरेक्टरेट बनाने का, ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एंड डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज। लेकिन आज जो नॉन ब्यूरोक्रेट अधिकारी इस बैठक में थे, उन्होंने इस प्रपोजल को रोकने की कोशिश की है। शिक्षा मंत्री को यह कन्विंस कराने की कोशिश की है कि अगर डायरेक्टर ऑफ स्कूल अगर आईएएस अधिकारी आ गया और वो अगर सरकार की बात ना सुने तो फिर दिक्कत क्या होगी आगे, इस तरह से कन्विंस कराने की कोशिश की गई है। हालांकि डायरेक्टरेट वाला जो मामला है वो अगली कैबिनेट के लिए अभी भी प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें डेलिब्रेशन की जरूरत है। एक बार प्रेजेंटेशन हो चुकी है, लेकिन अब जाएगा सिर्फ डिसीजन मेकिंग को लेकर, और डिसीजन मेकिंग को लेकर नेक्स्ट कैबिनेट में इसके जाने की संभावना नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स पर डेलिब्रेशन होना बाकी है। इसमें पर्सनल में यह भी होगा कि एक पोस्ट आईएएस कैडर में ऐड होगी और एचएएस कैडर में भी 2 पोस्टें या एक पोस्ट उसमें और ऐड होगी क्योंकि जो 3 एचएएस इसमें देने पड़ेंगे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल में। और बाकी जो मामले जैसे जैसे आगे डिस्कशन में आएंगे तो वहां उसमें चलेंगे। लेकिन रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल, रैशनलाइजेशन ऑफ कॉलेज, ये प्रोसेस क्लियर हो गए हैं। और जो बाकी लिस्ट है, हाल ही में देखिए स्कूल जो बंद हुए हैं वो 11 फरवरी की नोटिफिकेशन एक 0 एनरोलमेंट वाली हो चुकी है, लेकिन अब जहां बच्चे कम हैं उनको लेकर नोटिफिकेशन होनी है। तो ये डिसीजन आज के हैं और इसमें आगे जब केस बन के आएगा, कैबिनेट के लिए तैयार होगा या कैबिनेट के लिए भेजना होगा, तो हम उसकी अपडेट आपको उस तरह से अलग से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक ट्रांसफर बैन की बात है, शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के लिए जो कार्य योजना सोची है, मान लीजिए वो उनके विभाग की बात है, लेकिन ओवरऑल ट्रांसफर बैन को लेकर विंडो खोलनी है या देनी है वो मुख्यमंत्री कैबिनेट में तय करेंगे और ये सभी विभागों के लिए कॉमन होगा, तो उसका इंतजार आगे करेंगे। तो ये आज के प्रमुख मामले हमने आपके इस बुलेटिन में लिए और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो हमारे इसी कमेंट बॉक्स में आप लोग करें ताकि हम उसको बाद में जब भी देखते हैं और उसका रिप्लाई लाने की कोशिश करते हैं
हैं तो उसमें आपकी मदद की जा सके तो वो करेंगे। और आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।